रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से बेगचक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वह नई स्त्री ले आया। उसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कुसांगी। रजिया भला इस नवयौवनता के सामने क्या जाती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगड़ते हुए छप्पर को थुनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मरमर कर बनाया है, उसे सहज ही मैं नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुनरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं था। रजिया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपये नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूँ करूँगा। तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूँ? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठ उठ कर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाम में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ही दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौड़ी हूँ? वो रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूँ? इतने दिनों छाती फाड़ कर काम किया, उसका यह फल मिला, तो अब मेरी भला काम करने आती है। मैं जैसे रखूँगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूँगी, नहीं अलग हो जाऊँगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़, अच्छी बात है। आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूँगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है। चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो, संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता। पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू की। बोली, आज देवी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा करे करो। दासिया ने आंखें मटकाकर कहा, ये सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े, मनावन करें और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो। 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। राम ने गंभीर भाव से कहा, दासी, तुम जानती हो वो कितनी घमंडीन है। वो मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले किसी सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। यह घर उसी ने पैसा जोड़ जोड़ कर बनवाया। गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है। अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले। इसीलिए तो कि पौरुष थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा कि तू अलग नहीं रहने पाएगी। मैं या खुद मर जाऊंगा या मैं या तो खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग होने दूंगा ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्टा नहीं है। तो जब रामू को इसकी परवाह नहीं है तो वो रामू को क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं? आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निदयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी न कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसके देह पर थी
वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ था, आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वो समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा, इस तरह तोरों की भांति वह जाना भी न चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से थैले की भी चीज नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपत्ति उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्यवश हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूं जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोल कर ले जाने लगेगी तब वो गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी? रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू ही से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिन राज ना करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठट्टा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला ही हुआ था, अतएव यहाँ के लोग उससे परिचित हैं। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से छिपा न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो एक लेकर दो का काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी और लाग में आदमी की शक्ति का वारा पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती है, फिर उन्हीं घंटों सहलाती। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रख कर रोती है और कहती, अब बेटे हो तो, पति हो तो तुम ही हो, मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भावना समझते हैं। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाट कर उसे आश्वासन देते। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकते लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुकाकर परजुबा रखवाते हैं और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। ये वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैल की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसा जी है रामू? तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक भी पैसा नहीं है कि दवा दारू करूं। दसिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा न करती थी और अब तो लड़कोरी हुए, कैसे काम करने आए। सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर गहने चाहिए, नई दुल्हनियाँ कैसे रहे। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं है। वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूर्व पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं न मिला।
तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह श्राप दिया था। अब वो जलन न थी, समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अभिष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी न था। 10 लंघन ने कुछ ऐसा मोटा ताजा पहले भी न था, लेकिन 10 लंघन ने तो बिल्कुल ही खुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठाक न मिला होगा।